नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बढ़ने वाली है 31 जुलाई 2025 से। आज के वीडियो के अंदर हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है क्या सरकार बढ़ाने वाली है। क्योंकि दोस्तों कई लोगों की यहां पर कंप्लेन आ रही है कि आईटीआर हम फाइल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफलाइन फॉर्म तो जारी कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन यहां पर कोई भी यूटिलिटी नहीं दी है, ना ही ऑनलाइन आप फॉर्म जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिले क्यों कर रहा है, क्या ड्यू डेट बढ़ाना वाला है? क्योंकि यहां पर 31 जुलाई बहुत नजदीक है, यानी बहुत कम समय अब आपके लिए रह गया है आईटीआर फाइल करने के लिए। यानी कब से आपको आईटीआर फाइल करना होगा, कब से अलाउ किया जाएगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कब हमें आईटीआर फाइल करने का मौका मिलेगा ऑनलाइन, कब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो फॉर्म अवेलेबल करेंगे, कब हम अपनी आईटीआर भरेंगे, क्या ड्यू डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हमने डिले फाइल किया है, या फिर आपको अभी क्या करना है। इन सारी बातों का जवाब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं ड्यू डेट के बारे में। तो आप सभी को पता है, हम अभी बात करेंगे सिर्फ नॉन ऑडिट केस वालों के लिए। तो जो भी नॉन ऑडिट केस है उनके लिए आखिरी डेट है 31 जुलाई 2025। अब 31 जुलाई 2025 जो भी नॉन ऑडिट केस है, जैसे कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, चाहे आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल कैटेगरी में आ जाते हैं, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, या फिर अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फर्म है, एलएलपी है, या आप लोकल अथॉरिटी है, इन सभी को जो है आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। अगर आप नॉन ऑडिट केस में 31 जुलाई आपके लिए आखिरी डेट होती है। कौन से ईयर के लिए, ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यहां पर आपको आईटीआर फाइल करनी है। यानी हो गया आपका असेसमेंट ईयर 2025-26 है। यह फाइनेंशियल ईयर आपका होता है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। जो भी इनकम आपकी हुई है, चाहे वो आपकी सैलरी से हुई हो, चाहे आपको पेंशन से इनकम हुई हो, बिजनेस इनकम हुई हो, इनकम फ्रॉम अदर, ब्याज की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है, जो भी एक्सेट्रा जो भी आपकी इनकम है, इस साल में जो भी आपकी इनकम हुई है उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना है 31 जुलाई 2025 तक। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जनरली 1 अप्रैल को ही यहां पर जो है फॉर्म्स ऑनलाइन आपको अवेलेबल कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार समय यहां पर लग चुका है। ऑफलाइन फॉर्म आते आते यहां पर 40 से 45 दिन हो गए, जबकि ऑनलाइन फॉर्म तो पता ही नहीं कब तक आएंगे। तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2025 से नॉर्मली आप आईटीआर फाइल करना स्टार्ट करते हैं और 31 जुलाई जो है वो आपके लिए आखिरी डेट होती है। यानी यहां पर आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। टोटल 122 दिन होते हैं, जिसमें से ऑलरेडी जो है यहां पर 45 डेज तो जा ही चुके हैं, क्योंकि अभी ये मई महीना चल रहा है। तो 30 दिन तो जुलाई के और 15 दिन ये मई महीने के हो गए, तो 45 दिन तो जा चुके, यानी 77 डेज लेफ्ट हो जाते हैं। अब इसमें से भी अगर हम आपको बताएं तो ध्यान रखिएगा, टीडीएस रिटर्न की डेट दी गई है। टीडीएस रिटर्न की लास्ट डेट है जो Q4 होता है, वो नॉर्मली फाइल होता है 31 मई 2025 तक। तो 31 मई को यहां पर टीडीएस रिटर्न होगा, जिसके बाद जो भी टीडीएस होता है वो आपके 26AS में या एआईएस या टीआईएस में रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें यहां पर समय लग जाता है। कई सारी ऐसे बैंकें हैं, डिडक्टर है, जो एंड मोमेंट पर आपका टीडीएस रिटर्न भरते हैं, या टीडीएस रिटर्न भरा है तो अपडेट भी हो चुका होगा, लेकिन 31 जुलाई आखिरी डेट होता है जहां पर टीडीएस रिटर्न भरा जाता है। यानी तब तक तो जब अगर आपका 26AS अपडेट हो चुका है, आपको लगता है सारी जानकारी आ चुकी है, तो उस केस में आप आईटीआर जब भी ऑनलाइन आ जाए आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका टीडीएस अपडेट नहीं होता 26AS में, या आपके पास प्रॉपर टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं है, तब तक यहां पर आप आईटीआर नहीं फाइल कर सकते। ध्यान रखिएगा 15 जून तक अपडेट होने में टाइम लगता है, और सैलरीड पर्सन है तो 15 जून तक यहां पर उन्हें टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अब 30 दिन और मान लीजिए कि 30 दिन तक आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका टीडीएस किसी ने डिडक्टर ने काटा है,
और वो आपके अगर 26 एएस में अपडेट नहीं हो रहा है तो उस केस में आप जब तक आईटीआर नहीं फाइल कर सकते जब तक वो टीडीएस अपडेट नहीं होता। मैक्सिमम यहां पे माना जाता है कि 15 जून के बाद तक आपका टीडीएस अपडेट हो जाना चाहिए, यानी 15 जून के बाद आप आईटीआर फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलते हम 30 दिन और यहां पर कम कर देते हैं तो अब आपके पास सिर्फ बच जाते हैं 47 डेज है, तो 47 दिन जो है वो अब आपके पास बचते हैं, यानी नियरली बात करें तो 1 महीना 15 दिन यानी 1.5 महीने का ही समय पीरियड रह जाता है। तो इस 1.5 महीने में आपको आईटीआर फाइल करनी है, आपको सारे डॉक्यूमेंट गैदर करने हैं, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको गैदर करने होते हैं। तो ये 1.5 महीने का ही सिर्फ समय पीरियड रहता है और कुल जो इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड है अराउंड 13 करोड़ यूजर जो है वो रजिस्टर है, जिसमें से लास्ट ईयर अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की तो यहां पर आपको 7.637 करोड़ आईटीआर जो है वो फाइल हुई थी। अगर आज की डेट की बात करें तो 47 दिन अगर आपके पास है, इस साल भी अगर इतनी ही आईटीआर फाइल हुई है, लास्ट ईयर तो 7 करोड़ 37 आईटीआर फाइल हुई थी, इस बार भी अगर इतनी ही आईटीआर फाइल होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। मान के चलते हैं 47 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं, इतने में आप 15 से 16 लाख डेली की आईटीआर फाइल होनी चाहिए, तभी यहां पर जो टारगेट है वो सरकार का कवर होगा। अब ड्यू डेट की अगर बात करें तो क्या ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, इसका एक इंपॉर्टेंट जवाब मैं आपको दूं तो सरकार ने पिछले साल भी कोई भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करी थी और इस बार भी यहां पर सरकार कोई भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करने वाली है। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये चीज दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। भले ही ऑनलाइन फॉर्म अभी 4-5 दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रख लीजिएगा अभी तक सरकार ने ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं करी है। अगर आपने डिले किया है तो उस केस में आपको लेट फीस और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही पड़ेंगे। तो जब भी यानी 4-5-10 दिन के अंदर जब भी ऑनलाइन हो जाए स्टार्ट, अपने सारे डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको गैदर करने ये भी मैं अभी आगे आपको बता दूंगा, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट आप डिटेल में सभी इनकी कॉपी निकालकर जरूर रख ले ताकि आईटीआर फाइल के समय में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए कि आपको कहीं बैंक जाना पड़ रहा है, कहीं आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ रहा है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट अभी जमा कर ले, जब तक ऑनलाइन आईटीआर नहीं आती या जब तक 15 जून नहीं आती उससे पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट गैदर करके आप जरूर रख ले। इसके अलावा यह भी आप ध्यान रखिएगा आईटीआर 1 आईटीआर 4 जो है वो 29 अप्रैल को यहां पर ऑफलाइन जो फॉर्म है वो आया था। इसके बाद आपके आईटीआर 2 आईटीआर 3 30 अप्रैल को आई थी और आईटीआर 2 जो है वो आपकी 3 मई को आई थी और आईटीआर 7 जो थी वो आपकी 9 अप्रैल को आई। तो अराउंड 40 दिन तो ये फॉर्म आने में ही आपको लग गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहां पर यूटिलिटी तो आप समझ सकते हैं ऑनलाइन आने में और अभी 10 से 15 दिन लगने वाले हैं। तो 10 से 15 दिन और मान के चलिए कि यहां पर आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है फिर आपको दिखेंगे, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रखिएगा 15 जून से पहले पहले अगर जो लोग टीडीएस वाले हैं 15 जून से पहले पहले आईटीआर फाइल ना करें, 15 जून के बाद आप आईटीआर फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको पूरी डिटेल आपको समझा दिया कि ड्यू डेट यहां पर एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। यही मान के चलें कि ड्यू डेट बिल्कुल भी सरकार एक्सटेंड नहीं करेगी, वर्स्ट अगर केस होगा तो ही यहां पर एक्सटेंड की जाएगी। अदरवाइज सरकार ने लास्ट टाइम भी हमने देखा था लास्ट के 10 से 15 दिन में अराउंड 50 लाख आईटीआर एक दिन में भी फाइल हुई है। तो यहां पर सरकार एट द वेट ड्यू डेट तक कभी भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करेगी, यानी 31 जुलाई तक सरकार वेट करती है क्योंकि उस टाइम जो टैक्स पेयर है ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो उसी समय फाइल करते हैं लास्ट के 10 से 15 दिन में। तो यहां पर सरकार कोई भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करेगी, ध्यान रख लीजिएगा ये चीज। अब बात करते हैं यहां पर आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपकी डिले हो जाती है, यानी आप 31 जुलाई के बाद भरेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करेंगे। इसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, अगर अभी आपके पास फ्री टाइम पड़ा हुआ है 10 से 15 दिन, तो 10 से 15 दिन आपको कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आप पहले से रेडी हो जाएं, पहले से सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे। तो जब भी आईटीआर फाइलिंग होगी आपको कुछ नहीं करना है, सीए को एक कॉपी भेज दें, एक कॉपी हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आप पेपर निकालेंगे, चाहे बैंक स्टेटमेंट निकाले, कोई भी पेपर आप निकाले, आपको यहां पर जेरोक्स रखनी है 2। ओरिजिनल हमेशा अपने पास रखें, ओरिजिनल कभी भी सीए को या कोई भी लीगल कंसल्टेंट है जिससे आप अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं उसे कभी भी आप ना दें, आप उसे जेरोक्स कॉपी दें, क्योंकि अगर कहीं एंड टाइम पर जब वो आईटीआर फाइल कर रहा है तब वो खो जाए तो आपके पास अवेलेबल एक और फाइल रहनी चाहिए ताकि कहीं पर आपको वापस बैंक में या चक्कर लगाने ना पड़े। तो हमेशा ध्यान रखें जितने भी डॉक्यूमेंट आप गैदर करेंगे उन सब की आप एक्स्ट्रा कॉपी जरूर रखें। आइए अब आपको बताते हैं कॉन्सिक्वेंसेस
और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं। सेकंड पॉइंट पे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे या 31 जुलाई के बाद अगर आप डिले अगर आपसे हो जाता है तो यहां पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप डिले फाइल करते हैं यानी बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो 234F के अंदर आपको लेट फीस जो है वो देनी पड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से तो 0 लेट फीस आपको लगेगी। इसके बाद अगर आपकी 3 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा है लेकिन 5 लाख के अंदर है तो उसके इसमें 1000 की लेट फीस, और अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा हुई तो उसके इसमें 5000 की लेट फीस आपको लगेगी। तो लेट फीस जो है वो आपको देनी पड़ सकती है 31 जुलाई के बाद। इसके अलावा आपको यहां पर ब्याज भी जो है वो 1% देना पड़ सकता है जो भी आपका अनपेड टैक्स हुआ 31 जुलाई के बाद। तो 31 जुलाई के बाद अगर आपने कोई टैक्स पेमेंट किया है तो उसके भी आपको 1% की टैक्स लायबिलिटी आ सकती है, इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है। इसके अलावा आपका जो रिफंड है वो यहां पर डिले हो सकता है, डिले रिफंड मिलेगा, और डिले रिफंड पर ध्यान रखिएगा सरकार सिर्फ आपको 6% का ही ब्याज देती है। इसके अलावा आप न्यू टैक्स रिजिम ही सिर्फ ऑप्ट कर पाएंगे, यानी ओल्ड टैक्स रिजिम आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। यानी जो भी डिडक्शन आपने लिए थे, एग्जम्पशन आप क्लेम करना चाहते थे, वो सभी आपको छोड़ने पड़ेंगे, डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर आपने बिफोर द ड्यू डेट अगर आईटीआर फाइल करेंगे, कई बार सैलरीड पर्सन है वो यहां पर अगर बिफोर द ड्यू डेट आईटीआर फाइल करते हैं तभी यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर द ड्यू डेट फाइल करेंगे तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, यानी डिडक्शन एग्जम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा। उन्हें मैंडेटरी न्यू टैक्स रिजिम ही ऑप्ट करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो कैरी फॉरवर्ड आपके जो लॉसेस हैं वो नहीं हो पाएंगे, यानी जो आपके कैपिटल गेन के लॉस है, बिजनेस प्रोफेशन के लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगर आपने बिलेटेड आईटीआर फाइल करी है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने बिलेटेड आईटीआर फाइल करी है, यानी डिले आईटीआर फाइल करी है तो उस केस में आपको यहां पर नुकसान हो सकता है। बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी रखने होंगे। अभी अगर आपके पास फ्री टाइम पड़ा हुआ है, 1 महीना मान के चलिए, यानी 15 जून से हमने आपको बताया कि 15 जून के बाद आप अगर आईटीआर फाइल करेंगे क्योंकि आपका टीडीएस अपडेट होगा, तो अभी आपके पास 1 महीने का समय है। अब इस 1 महीने के समय में आप बैंक जा सकते हैं, ब्रोकर के पास जा सकते हैं, आप एफडी स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट क्या क्या आपको निकालना है और आपको इनमें क्या क्या तैयारी करनी है, आइए इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके जितने भी बैंक खाते हैं जहां पर आपका सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट का या तो आप बैंक स्टेटमेंट ले लिया। आइए ध्यान रखिएगा, बैंक स्टेटमेंट आपको 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का निकालना है, या अगर आपके पास पासबुक है तो आप अपनी पासबुक को भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप ऑनलाइन से भी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप सभी बैंक अकाउंट के यहां पर जो स्टेटमेंट है वो निकाल ले। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको थोड़ी सी वर्किंग करके रखनी होगी। सबसे पहले जो भी आपका स्टेटमेंट आएगा, डेबिट एंट्री होगी, क्रेडिट एंट्री होगी, तो सभी जो भी आपकी क्रेडिट एंट्री होगी तो जो आपकी एंट्री होगी, मान लीजिए अगर कोई सैलरी है तो जहां पर अमाउंट लिखिए, मान लीजिए 1 लाख रुपया लिखा हुआ है तो उस पासबुक या जो भी स्टेटमेंट है वहां पर लिख दीजिए ये सैलरी है। अगर कहीं पर ब्याज आ रहा है, 100 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है तो यहां पर लिख दीजिए ऊपर ये इंटरेस्ट है। अगर कहीं बैंक चार्ज लग रहा है तो वो लिख दीजिए, या एटीएम चार्जेस लग रहा है तो वो लिख दीजिए। यानी हर एक एंट्री को आप वहां पर लिख दीजिए कि ये एंट्री किस लिए आई है। क्या ये रेंट आया है, यानी रेंट अगर आपको मिला है, समझ लीजिए 50,000 का रेंट मिला है तो उसके ऊपर लिख दीजिए ये रेंट आया है। या अगर आपको कोई शेयर मार्केट से डिविडेंड आया तो वो डिविडेंड लिख दीजिए। तो जो भी एंट्री क्रेडिट साइड आ रही है, जो भी एंट्री डेबिट साइड आ रही है, उसकी डिटेल पूरी आप उसी पासबुक के अंदर लिख दे, ताकि अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या खुद भी अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको पता होगा कि कितनी क्या आपकी इनकम है, कितना आपका खर्चा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो अपनी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में लिखकर पहले से ही रख दे। अब इसमें दूसरी चीज जो है वो सभी बैंक अकाउंट में अगर आपकी कोई एफडी है तो एफडी का स्टेटमेंट जरूर ले ले। ध्यान रखिएगा, एफडी का या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो आप ले सकते हैं, जहां पर आपका सेविंग का इंटरेस्ट आ जाता है, जहां पर आपका एफडी का भी ब्याज आ जाता है। इसी के साथ एफडी की जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगी 31 मार्च 2025 को, तो वो भी आप निकाल लें, क्योंकि वो भी आपको अपने बैलेंस शीट में अपडेट करनी होती है।
इसके अलावा अगर आपने लोन लिया है, होम लोन लिया है, तो होम लोन का आप स्टेटमेंट जरूर ले लें। कितना ब्याज आपका कटा है पूरे साल में, कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपने रिपेड किया है, ये सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो स्टेटमेंट आप पूरा ले लें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इसके अलावा अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो ब्रोकर से जाकर, जहां पर भी आपने निवेश किया है उससे जाकर स्टेटमेंट जरूर ले लें। म्यूचुअल फंड का जो स्टेटमेंट है वो यहां पर निकलवा लें। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो चाहे आप जीरोधा में निवेश करते हो, आपने एंजल ब्रोकिंग में निवेश करी है, तो जहां पर भी आपका ब्रोकर है उससे आप ईमेल के थ्रू सारे स्टेटमेंट जो वो ले सकते हैं। पूरा बल्क स्टेटमेंट आता है, कैपिटल गेन सारी डिटेल जानकारी उसमें होती है। सेल कितना किया है, बाई कितना किया है, कितनी आपकी ब्रोकरेज लगे, कितना आपका खर्चा लगा है, सारा स्टेटमेंट जो है वो एक ही एक्सेल में, 1 या 2 एक्सेल में आ जाता है। जीरोधा में तो बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, ब्रोकर को आप बताएंगे तो आसानी से वो आपको ईमेल कर देगा। ईमेल यानी एक्सेल में कर देगा तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि एक्सेल में जो है वो आसानी से यहां पर फिगर कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। तो आप एक्सेल में जो उसको रख ले, क्योंकि जब भी आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो उसे वो पीडीएफ जो है वो मेल कर सकते हैं, ताकि वो आसानी से उसे जो है एक्सट्रैक्ट कर पाए। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का लेन देन किया है, प्रॉपर्टी बेची है या प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसकी भी सारी जो डिटेल है, सेल डीड हो गई, परचेज डीड हो गई, कितना आपने ट्रांजैक्शन किया बैंक स्टेटमेंट से, तो सारी डिटेल जो है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड भी अपने पास जरूर रख ले। इसके अलावा आपके पास अगर 26AS है तो वो भी ऑनलाइन निकाल ले, अगर अपडेट हो जाता है। 26AS हो गया, AIS हो गया, TIS हो गया, इन सभी को आप PDF में ऑनलाइन जरूर डाउनलोड कर ले। पहले ध्यान रख लीजिएगा सभी चीजें अपडेट हो जाए, उसके बाद ये आप कर सकते हैं, यानी 15 जून के बाद चाहे तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई LIC के पेमेंट करी है, रिसिप्ट ली है, तो LIC की जो रिसिप्ट है वो अपने पास होनी चाहिए। या अगर आपने मेडिक्लेम में निवेश किया है तो मेडिक्लेम की जो रिसिप्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कोई अदर डिटेल अगर आपके पास है तो वो भी आप रख सकते हैं। जैसे सैलरी अगर पर्सन है तो सैलरी सर्टिफिकेट आप अपने एम्प्लॉयर से ले ले, सैलरी सर्टिफिकेट हो गया, सैलरी स्लिप हो गई। अगर आपने रेंट इनकम आ रही है तो उसके इसमें अपने जो टेनेंट है, जो भी रेंट रिसिप्ट आपके पास होगी वो सब चीज़ें संभाल कर रखें। या बैंक स्टेटमेंट में आपके पास जो रेंट आता है तो वो भी सारी चीज़ें डिटेल जो है वो आप संभाल के रख सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से ही गैदर करके रख लें, ताकि ITR फाइल करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी जो आप निकालेंगे वो तो ठीक है, आप 2 कॉपी और यहाँ पर इसकी जेरोक्स जरूर कर ले। 1 कॉपी की फाइल बनाए, 2 कॉपी की, यानी 2 कॉपी की फाइल बनाए, 1 कॉपी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को भिजवा दीजिए, 1 कॉपी अपने पास रखें। एंड टाइम में अगर आपकी फाइल कहीं खो जाती है या कहीं पर मिसप्लेस हो जाती है तो आपके पास दूसरा बैकअप रहेगा, आप आसानी से जाकर वो सबमिट करें तो आपकी ITR में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई बार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके पास वर्कलोड ज्यादा होता है, या वो भूल जाते हैं, या वो डिले फाइल करते हैं, लास्ट मोमेंट पे फाइल करते हैं, तो उस केस में यहां पर गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अपनी तरफ से आप पूरा रेडी रहें, गलती बिल्कुल ना करें। ITR फाइलिंग इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। अगर डॉक्यूमेंट हो गए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या जो भी कंसल्टेंट है वो आपकी आसानी से ITR फाइल कर सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।